बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पावर शो के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से। भरपूर तरीके से वो मैदान में उतरे और बैरिस्टर गौहर खान को नामजद किया चेयरमैन के लिए और पार्टी ने उसकी तायीद भी की। लेकिन मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें हमें सुनाई दे रही हैं, हर तरफ से तनकीद हो रही है कि ये जो PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे इसको इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस ले। मरियम औरंगजेब कह रही हैं कि जी अनअपोज्ड की बात की जा रही है, तो किस तरह से ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो गए। अकबर एस बाबर जो है वो खुद को जैसे बानी कारकुन कहते हैं, वो भी मैदान में उतर गए। वो ये कह रहे हैं इस हवाले से इस इलेक्शन को वो चैलेंज करेंगे। पीपल्स पार्टी क्यों ना पीछे रहती। कुंडी साहब ये फरमा रहे हैं कि जी ये किसी तरह से फेयर इलेक्शन नहीं हुए। सवाल यहाँ ये उठता है कि ये वो सियासी जमातें हैं, मौरूसियत के हवाले से कल भी हमने इस पे बात की थी कि सियासी जमातों की जानिब से इस तरह का एतराज़ सामने आना, क्या ये कोई काबिले फ़हम बात है या नहीं। क्योंकि नून लीग की बात करें तो सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ उनके भाई हैं, वो भी सदर हैं। मरियम नवाज साहिबा नाइब सदर हैं, हमजा शहबाज। एक पार्टी के रिश्तेदारों की लंबी लाइन है। यही हाल कुछ पीपल्स पार्टी का है, वहाँ वालिद साहब हैं, बेटा है, और जो मुख्तलिफ दो पार्टीज़ के चेयरमैन भी हैं। तो अगर PTI के इंतखाबात होते हैं तो क्या वाकई ऐसी कोई तैयारी की जा रही है कि उनको इलेक्शन से बाहर रखा जाए, और यही सियासी जमातें अगर इनके खिलाफ शिकायत लेके इलेक्शन कमीशन में जाती हैं तो क्या वाकई बल्ले का निशान इस पर होगा या नहीं। इस पे हम बात करेंगे और कुछ जिक्र करेंगे चेयरमैन PTI की जानिब से जो खत लिखा गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि वो अपने आईनी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। सुप्रीम कोर्ट को शहरियों के बुनियादी आईनी हकूक के नफाज का नहायत अहम इख्तियार हासिल है। जाली मुकदमात के इंतराज और गिरफ्तारियों के खिलाफ इख्तियारात को सियासी इंजीनियरिंग के आला कार के तौर पर खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल किया जा रहा है। PTI कारकुनान को झूठे मुकदमात और दीगर मुख्तलिफ हरबों से इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अदालतों से रिहाई मिलने के बावजूद कारकुनान को दूसरे मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया जाता है। 9 मई के वाक़यात के तनाजुर में बेगुनाह खवातीन 6 माह से जेलों में कैद हैं और अदालत उज़्मा की मुदाखलत के बगैर बड़े पैमाने पर जबरी गिरफ्तारियों का खात्मा और मुनसिफाना इंतखाबात मुमकिन नहीं। ये चेयरमैन PTI ने खत लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। जवाबन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें कहा गया है कि उनके ऑफिस को ऐसी दस्तावेज मौसूल हुई चीफ जस्टिस को कि सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की जा रही है। दस्तावेज बज़ाहिर एक सियासी जमात से भेजी गई है जिसकी नुमाइंदगी वुकला करते हैं। हैरान कुन है, सर्ब मोहर लिफाफे की सूरत दस्तावेज पहले ही मीडिया को जारी की जा चुकी थी। सब यकीन रखें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को अपनी आईनी जिम्मेदारियों का बखूबी इदराक है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर दबाव नहीं डाला जा सकता, ना ही वो जानिबदारी करेंगे। अल्लाह के फजल से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने फ़राइज़ की अदायगी और मनसब के हल्फ की पासदारी करते रहेंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रद्द-ए-अमल जवाब सामने आया और आज के प्रोग्राम में इस पे भी हम बात करेंगे और कुछ इंटर पार्टी इलेक्शंस का भी जिक्र करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे जनाब नईम हैदर पंजोता साहब, हमारे साथ मौजूद होंगे। सीनियर वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और मुख्तलिफ केसेस में वो अपीयर भी होते हैं। PTI के इमरान खान साहब के केसेस, बुशरा बीबी के। हसन पाशा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल, सीनियर लॉयर भी हैं। आपको सर वेलकम कहते हैं आज के शो में। पंजोता साहब, ये तो इंटर पार्टी इलेक्शन, गौहर खान आपके जो चेयरमैन जाहिर बात है नामजद हुए हैं, तो क्या लग रहा है PTI अब संभल पाएगी क्या? देखें, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाजिश। पहली बात तो ये है कि ये जो है इंटर पार्टी इलेक्शन 2022 के अंदर भी हमारे ऑलरेडी हमने जमा करवाए थे और इलेक्शन उस वक्त भी बड़े बेहतरीन तरीके से पूरा उसके अंदर जो है प्रोसेस फॉलो किया गया और अपने आइन के मुताबिक हमने करवाए। लेकिन उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ने हमें जो 2 नोटिस भेजे थे उसके अंदर ये नहीं कहा था कि आपके इलेक्शन ठीक नहीं है, बल्कि ये कहा था कि आप ये स्टैंप आपकी मिस हो गई हैं या ये ID कार्ड आपने नहीं ऊपर दर्ज किए, तो वो तमाम दस्तावेजात जमा करवा दी गई। अब ऐन मौके के ऊपर जब पहले इलेक्शन कमीशन 71 दिन के बाद फैसला महफूज सुनाती है, उस जो वर्बल ऑर्डर वहाँ पर किया जाता है, वहाँ पर ये कहा जाता है कि बल्ले का निशान भी होगा, चेयरमैन PTI चेयरमैन भी रहेंगे, ये दोनों चीज़ें कहते हैं वर्बल ऑर्डर में। लेकिन जब रिटर्न ऑर्डर आता है 71 डेज के बाद, तो उस वक्त ये कहा जाता है कि आप इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएं। तो ये बदनीति जो है ना, ये उनकी बड़ी वाज़ेह नज़र आती है कि ये समझ रहे थे, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन इन्होंने इमरान खान साहब की हुई थी, एक नोटिफिकेशन निकाला हुआ था उस तोशा खाना केस को लेकर कि इस वक्त जो है वो पार्टी भी इधर उधर लोग जो हैं अगवा होने की वजह से ज़रा साइड पर हैं, क्योंकि बाहर निकलते हैं तो फिर उठा लिए जाते हैं और फिर किसी कोर्ट में तो पेश नहीं किया जाता बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हुआ मिलता है। तो ये इन्होंने इस वजह से किया कि ये शायद इसमें ना करवाएं या कामयाब ना हो सकें।
तो लिहाजा इनको आउट किया जाए इलेक्शन से। लेकिन वो हमने उनकी चाल जो है वो नाकाम आप कह रहे हैं कि नाकाम बना दी। और हमने वाकई नाकाम हुई है चाल। बिल्कुल जी, और हमने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक करवा दी। अब दोबारा ये चाल खेल रहे हैं। वो चाल क्या है कि मुख्तलिफ लोग जो आकर, कभी आपने देखा कि अकबर एस बाबर साहब वो कह रहे हैं कि वो चैलेंज करेंगे इस और इलेक्शन को, कभी चैलेंज जनाब करने जाएंगे। मरीम नवाज अपना मरीम औरंगजेब साहब उधर बयान दे रही हैं जनाब के ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं थे। भाई हमने अपने आइन के मुताबिक करवाए और जगह भी हमने मुख्तस कर दी, रात को ही हमने बता दिया था। और इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर आईजी साहब को और चीफ सेक्रेटरी KPK को ये हदायत की थी कि आप जो है सिक्योरिटी फराम करें। तो इट्स मीन कि हमने लोकेशन का बताया और लेटर वो वाज़ेह तौर पर मीडिया के ऊपर भी चलता रहा है। और ये 2-3 बहाने बनाना कि इन्होंने जगह नहीं बताई जी, इन्होंने जो है वो किसी के सामने प्रोसेस नहीं किया, जो हमारा आइन कहता है हमने उसके मुताबिक जो प्रोसेस था वो हमने फॉलो किया। लेकिन आज तक आपने ये देखा कभी कि किसी पार्टी के इसी तरह से इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो उन्होंने कहा हो कि आपके ठीक नहीं है तो आप करवाएं। क्या वो तो हमने यही सुना, 300 और पार्टियां भी हैं, क्या किसी और के ऊपर भी घर से घर में और घर से घर में आगे तक की जाहिर बात है मौरूसियत है और वो मुंतकिल होती रहती है। की अगर बात की जाए तो देखें, पहली बात तो ये है कि अगर PMLN देखें तो उनका भी स्ट्रक्चर देख लें, मरीम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ हों, हमजा शहबाज, वो सारे आपको नजर आएंगे एक तमाम ओहदों के ऊपर। वो नोटिफिकेशन भी सर्कल जी कर रहा है, बिल्कुल हमने देखा, सर्कुलेट कर रहा था जी। लेकिन यहाँ पर ये इमरान खान ने ट्रेंड तोड़ दिया। उसने अपने बेटे को, अपने भतीजे को, अपने किसी भांजे को, किसी को, अपनी बहन को, अपनी वाइफ को नहीं लगाया, बल्कि उसने ये किया कि वकला में से, क्योंकि अगर आज ऐसी सूरत हाल ना होती तो पॉलिटिकल उन लोगों से भी लग सकता था। लेकिन आज क्योंकि सूरत हाल ऐसी है कि लॉयर्स में से ऐसे बंदे को जो कम्पिटेंट है, सुप्रीम कोर्ट का वकील है, पढ़ा लिखा आदमी है, मुखलिस आदमी है, और इमरान खान साहब के साथ हर जगह के ऊपर 9 मई हो, 18 अप्रैल हो, हर जगह पर आकर वो खड़े दिखाई। हसन रजा पाशा साहब, सर आपने सारी गुफ्तगू सुनी, आपको लग रहा है बेहतरीन चॉइस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बैरिस्टर गौहर, और जो तनकीद हो रही है क्या ये बिला जवाज है या वाकई अब उसके बाद जैसे अकबर एस बाबर मैदान में आगे वो कह रहे हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को वो चैलेंज करने जाएंगे, वर्कर्स को मौका उस तरह से नहीं मिला, तो क्या वाकई तैयारियां हो गई हैं कि बल्ले का निशान होगा या नहीं होगा बैलेट पेपर के ऊपर? आसमा, बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि जितनी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें इलेक्शंस का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का जो प्रोसेस है वो कोई इतना अच्छा नहीं है। हम इसको आइडलाइज नहीं कर सकते कि ये फलां पार्टी ने बहुत इलेक्शन कराया। और दूसरी बात जो सबसे बुरी है वो ये है कि हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज शख्सियत के गिर्द घूमती हैं। जहाँ पे शख्सियात अहम है, पार्टी नजरियात कोई नहीं है। और आप देख लें कि किसी भी पार्टी में नजरियात नहीं है। नजरियाती तौर पे कोई पार्टी इतनी मुस्तहकम नहीं है जो ये कह सके कि वर्कर्स की हमने बाकायदा ट्रेनिंग की है, उनको हमने इस नहज तक कुछ माँ सिवाय एक पार्टी के जो मुझे किसी हद तक नजर आ रही है कि नजरियाती तौर पे जमात इस्लामी अपने वर्कर्स की करती है। लेकिन बाकी किसी पार्टी में इलेक्शन ना तो इस तरह हुए हैं कि जिनकी मिसाल दी जाए कि बहुत अच्छी हुई हैं। और आज तो इन्होंने तो कमाल कर दी है। इन्होंने इस हद तक कमाल कर दिया कि 15 मिनट में सारा प्रोसेस खत्म। और किसी बंदे का, चले अकबर एस बाबर साहब मुखालफत बराए मुखालफत का हम समझते हैं कि कर रहे हैं जी, वो उनके इमरान खान साहब के मुखालिफ है, वो कर रहे हैं। लेकिन अकबर एस बाबर को माइनस करें, एक वर्कर की बात करें, क्या किसी वर्कर को ये पता था कि किस तरीके से इलेक्शन होने हैं? क्या ऑफिस वाले कोई तजवीज दे रहे थे, कोई उनको इतला दे रहे थे, कोई उन्होंने इस तरह का? देखिए, वर्कर में आम वर्कर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं जो कि पूरा एक सिस्टम है इनके अपने आइन के मुताबिक। क्या वो सारी हायरार्की वहां पे मौजूद थी? क्या नॉमिनेशन पेपर्स इस तरह दिए गए? क्या इस तरह प्रपोजर और सेकेंडर के नाम अभी तक नहीं पता किसने प्रपोज और सेकंड किया है? फिर तीसरी बात जो सबसे अहम है कि किसी और को, अकबर एस बाबर अगर गए हैं और वो नॉमिनेशन पेपर्स लेने के लिए गए हैं तो उनको क्यों नहीं दिए? उनको दे देते, वो दाखिल कर देते, वो एक वोट ना लेते, कम से कम थोड़ा बहुत तो इसकी इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे। हालांकि उनको तो पार्टी से बाहर किया गया है। अकबर एस बाबर तो पार्टी का हिस्सा नहीं है, उनको तो बाहर निकाल दिया गया था 2012 के बाद। अगर पार्टी की नहीं है तो उनको तो हिस्सा बनने की जरूरत ही नहीं है।
वो फिर उनका ना देना बेहतर है कि अगर वो पार्टी से एक्सक्लूड कर दिया। मुझे नहीं पता कि वो बानी रुकन कहते हैं, कोई बानी रुकन होना मतलब ये नहीं है कि पार्टी की रोल पे है, ये नहीं है। बहरहाल ये इलेक्शन कोई इतने आइडियलिस्टिक नहीं थे जिसको हम अप्रिशिएट कर सके कि ये बहुत अच्छी है। जी पंजोता साहब जरा इसमें दो चीजें, जी 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 फरमाइएगा पाशा साहब। जी जी एक चीज ये है कि ठीक है, गौर अली खान बहुत अच्छे वकील हैं और पीटीआई को ऐसे वकीलों की जरूरत है और होनी भी चाहिए, लेकिन क्या ये किसी ऐसे उनके पॉलिटिशियन की जो सेकंड लाइन पे, थर्ड लाइन पे जो क़यादत है, उनका नेमल बदल बन सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इनके बारे में ये कहा जा सकता है कि ये पैराशूटर हैं जो ऊपर से आए हैं। इन्होंने कुछ केसेस कंडक्ट किए हैं पीटीआई के चेयरमैन के, और बाकी इनका जो उसकी ग्रास रूट लेवल तक पॉलिटिकल वर्कर के साथ जो इंटरेक्शन है वो कोई नहीं है। जस्ट वकील होना दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन जो पार्टी के चेयरमैन और इतने अहम मनसब पे पहुंचना है उसके लिए सोचना पड़ेगा। अली मोहम्मद खान बहुत अच्छी चॉइस थी, आपने उनको नहीं बनाया, उनको पूछा। और भी ऐसे वर्कर मौजूद हैं जो कि राइट फ्रॉम द डे वन खान साहब के साथ लगे हुए थे और इस वक्त तक पार्टी के साथ हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस पे थोड़ा सा पॉलिटिकल हवाले से भी आप कह रहे हैं कि इसको देख सवालिया निशान बनता है। सवालिया निशान है। चलें पंजोता साहब जरा ये बताइए, क्योंकि आधी से ज्यादा लीडरशिप आपकी जेलों में है, बाकी जो बाहर निकलते हैं वैसी पकड़ धकड़ का सिलसिला। तो जैसे वो एतराज़ात दो उन्होंने उठाए कि कोई पॉलिटिकल वर्कर हो जाता, नजरियाती वर्कर हो जाता और पैराशूटर्स ना होते जो बाहर से आए, ऊपर से आए, तो उनको आपने पार्टी का हिस्सा बना दिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो इमरान खान साहब ने इंतखाब किया और पूरी हमारी कोर कमेटी की भी मीटिंग हुई उसके ऊपर, और बड़ा ज़बरदस्त हर एक शख्स ने उनको अप्रिशिएट किया कि वो ऐसी शख्सियत हैं जिनके ऊपर किसी को कोई इतराज़ नहीं है, किसी ग्रुप बंदी का या कोई उनके ऊपर मामला नहीं है। दूसरे नंबर पर ये है कि वो जो है कोई फॉर लाइफ जो है परमानेंट यहाँ पर आकर चेयरमैन नहीं बने। जब तक इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन और वो मामला उनके बाहर आने तक है तब तक वो है, और इंशाल्लाह ये झूठे मुकदमात, इन तमाम मुकदमात में से इमरान खान साहब बाइज्जत बरी होंगे। और तीसरी बात ये है कि जो प्रोसेस है वो हमने पूरा अडॉप्ट किया। यहाँ पर भी तमाम मीडिया को जो है वो हर जगह पे आपने देखा कि तमाम खबरें चलती रही और एक एक चीज़ तायद कुनिंदा, तजवीज़ कुनिंदा हर एक को पता है और हर जगह के ऊपर वो सारी चीज़ें चलती रही हैं। अकबर एस बाबर साहब भी तब भी पहुँचे हैं कि उनको पता चला है कि वहाँ पर ये सारा सिलसिला हो रहा है, पहुँचाए गए हैं। अच्छा। तो ये नामालूम अफराद तो आज हमने साइफर केस के अंदर भी देखे, तो इस तरह के नामालूम अफराद भी उनके साथ थे और ये भी नामालूम की तरफ से स्पेशली इनको हदायत थी और इसी तरह से ये आए हैं। कल मैंने प्रोग्राम के अंदर उन्होंने जब कहा कि आपको जो है वो हदायत हुई थी तो तब आप आए, तो वो फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर गए। उसके बाद उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो लेकिन आपके लिए मुश्किलात बन सकती हैं अगर वो इस चीज़ को चैलेंज करते हैं? नहीं, किसी तरह से नहीं हो सकती। हमने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल ओपन जो है वो तमाम जो है वो प्रोसेस हुआ है। और उसके अंदर पाशा साहब का जो एतराज़ है, मैं अगर इनका एतराज़ ये अगर किसी पार्टी से होते तो फिर इनका मैं समझ भी सकता था कि ये ज़रूर कहते कि 1 घंटे में करवाएं या 2 घंटे में या 1 दिन लगा है। वो हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके मुताबिक हमने अपने लॉ जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसके मुताबिक हमने प्रोसेस फॉलो किया गया है। कोई भी ऐसी उसमें इलीगलिटी नहीं है। और अगर कोई ऐसा बहाना बनाया जाता है तो जानबूझ के मुश्किल बनानी हो तो फिर सारी पार्टियों के लिए बनाया ना, सिर्फ पीटीआई को क्यों? वो तो है, अभी सही बात है, इम्तिहान का टाइम है ना, आप एक इम्तिहान से अब गुजर रहे हैं। क्यों इम्तिहान से गुजर रहे हैं? ये पूरी कौम को इम्तिहान से गुजरा रहे हैं। ये सिर्फ इमरान खान की जात का मामला नहीं है, इमरान खान के पीछे पूरी कौम खड़ी है और पूरी कौम इंसाफ मांग रही है कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत के ऊपर हमला ना किया जाए। खवातीन के साथ जो हो रहा है, जो इस वक्त पोलिटिकल वर्कर्स और लीडर्स के साथ हो रहा है, और जिस वक्त अगवाकारियाँ सिलसिला ये जारी है, यहाँ पर दरख्वास्त दी जाती है सुप्रीम कोर्ट में, उसके ऊपर इतराज़ लगा दिया जाता है कि ये आम पब्लिक का मामला नहीं है। खत लिखा जाता है तो उससे लातलकी मेरे सामने है वो चीफ जस्टिस साहब का जो आपने उनको खत लिखा, उसका इलामिया है कि जिसमें वो ये कह रहे हैं कि एक दस्तावेज बज़ाहिर एक सियासी जमात की जानिब से भेजेगी जिसकी नुमाइंदगी वकला करते हैं। और हमारे लिए हैरान कुन है कि सर मोहर लिफाफे में ये था और फिर उसके बाद उससे पहले मीडिया को लीक हो गया और चीफ जस्टिस अपनी फ़राइज़ जिम्मेदारियों से बखूबी आगाह हैं। तो उन्होंने तो आपको बता दिया कि वहाँ वो सब समझते हैं, उनको सब पता है। देखिए, पहली बात तो ये है ना कि ये लेटर लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो, और वो पाकिस्तान की अदालती निज़ाम की सबसे जो है ऊंची पोस्ट के ऊपर वो बैठे हुए हैं, सरबराह हैं अदलिया के।
तो उनको जो है पता है हर चीज़ का, जो फंडामेंटल राइट्स की वॉलेशन हो रही है पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर तो उन्हें खुद सो मोटो लेना चाहिए था। लेटर लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी? और इससे पहले भी सो मोटो लेने के लिए हमने सदा की, इमरान खान साहब की जो FIR है वो दर्ज नहीं हो रही थी जब वज़ीराबाद में उनके ऊपर हमला हुआ, एक साबिक़ वज़ीर आज़म की। अगर FIR दर्ज नहीं होती, आपकी मेरी क्या होनी है? तो ये मामला उनके सामने गया है। अब वो ये कहें कि मैं नहीं देख रहा, या मेरी आंखें बंद हैं, या मुझे नहीं देखना, तो फिर उनकी अपनी मर्जी है, फिर मैं क्या कह सकता हूं? पाशा साहब, ये जो इन्होंने खत लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और उनकी जानिब से ये एक एलामिया आया, जो जवाबी प्रेस रिलीज आई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, तो वो ये कह रहे हैं कि हमें तो जो भेजा गया बंद लिफाफे में, पहले मीडिया को लीक कर दिया गया, तो फिर इससे क्या समझा जाए? क्योंकि PTI ने तो कहा था संगीन खिलाफ वर्जियां हो रही हैं बुनियादी इंसानी हकूक की, लोगों की पकड़ धकड़ हो रही है, सियासी तौर पे आज़ादाना तौर पे वो अपनी सरगर्मियां अदा नहीं कर सकते। तो ये क्या मैसेज जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से? मेरा ख्याल है कि इनको कोई पिटीशन फाइल करनी चाहिए 18343 की, या हाई कोर्ट में 199 के तहत वो करनी चाहिए थी। और अगर वो पहले जिस तरह ये फरमा रहे हैं, लुकमा भी दे रहे हैं कि वो हुई है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसमें वो अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन दे देते बजाय इसके खत लिख देते। ऑब्जेक्शन लगा जी। और जब अच्छा, ऑब्जेक्शन लगा है, लेकिन वो दूर करवाए ना, ऑब्जेक्शन फिर खत्म करवाए। ऑब्जेक्शन जो लगा कहते हैं मफाद आमा का मामला ही नहीं है, लोग अगवा आ रहे हैं, नहीं है मफाद आमा का मामला। अच्छा, आप मुझे बात करने दें कि जवाब देना। जी 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 फरमाइएगा सर। मुझे अगर पजौता साहब इजाजत है तो मुझे इजाजत है जनाब। ये एक तो आप सारे शेर अफजल मरवत बनते जा रहे हैं, हमें बात ही नहीं करने देते। ये ना करें। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, हक की बात करनी चाहिए। अब आप हमारी मुखालफत कर रहे हैं, अब आपकी अपनी मर्जी है। चलिए उनको पॉइंट ऑफ व्यू जरा आने दें। जी पाशा साहब। मैं गैरत जानदार हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। अगर एक बात करूँ, इससे पहले मैंने तमाम पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की बात की है और उसको ऑब्जेक्ट किया है, तो फिर ये आपकी मुखालफत है। चलिए मेहरबानी, थैंक यू। ठीक, हाँ, थोड़ा सा डेकोरम रखा करें। एक मुसीबत ये है कि आप लोग ये नहीं ख्याल करते कि कोई एक बंदा बात कर रहा है। अब जब आप बात कर रहे थे, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, तो छोटे भाई हैं आप मेरे, जी जी, बतौर एल्डर ब्रदर मेरा ये कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। अच्छा, तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्शन लगा है, उस ऑब्जेक्शन को भी खत्म करने के लिए बाकायदा एक प्रोसेस है। वो ये कर सकते हैं जी कि आप विद ऑब्जेक्शन एज इट इज कोर्ट में पेश करें, जिस तरह के ये पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ ऐसी पिटीशंस भी इनकी लगी जिन पे ऑफिस ने ऑब्जेक्शन किया था, और विद ऑब्जेक्शंस कोर्ट में फिक्स हुई और इनको रिलीफ भी मिले। ये बात नहीं है। कोर्ट देखना होता है जुडिशियल साइड पे, जब और ऑफिस ने एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे देखना होता है कि क्या इस पे ऑब्जेक्शन बनता है या नहीं बनता। एनीवेज, ये ऑब्जेक्शन खत्म करने के बेबात तरीके है। माशाल्लाह वकील हैं, बड़े सीजन किस्म के मंजोता साहब, इनको पता है। तो मैं ये कह रहा था कि जब ये आप खत लिखेंगे तो फिर चीफ जस्टिस साहब की एक मेहरबानी कि उन्होंने ये खत रद्दी की टोकरी में नहीं इनका फेंक दिया, बल्कि उसका बाकायदा एक रिप्लाई किया। तो ये उनकी, मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छाई है कि उन्होंने अनअटेंडेड नहीं जाने दिया और ये बताया कि मैंने पढ़ा है, मैंने देख लिया है। तो उसका एक उन्होंने अपना बताया कि सुप्रीम कोर्ट इज विजिलेंट। तो मैं समझता हूं कि इनको प्रॉपर फोरम पे प्रॉपर तरीके के साथ जाना चाहिए। यकीनन उनको सुना जाएगा, ये नहीं हो सकता कि इनको ना सुना जाए। तो क्या वाकई डिसअपॉइंट है? अभी आप कह रहे हैं ना कि ऑब्जेक्शन लग गया वहां से, पहली तो बात आपको लग नहीं रहा कि आला अदालत से भी इंसाफ मिले? 184 की पिटीशन पहले भी दायर की हुई है और उसके ऊपर पहले तो वो फिक्स नहीं होती, इतराज लगा दिया जाता है ऑब्जेक्शन लगाकर, और फिर उसके अंदर हमने अपील भी फाइल की है। लेकिन बात यह है कि ये चीज़ें, वो चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, उनको खुद अगर वो छोटी मोटी चीज़ें वहाँ जाकर, आपने देखा कि फैसलाबाद भी खुद पहुँच गए, तो यहाँ पर तो आप देखें ना कि हर मोहल्ले में, हर गली में ये छापे पड़ रहे हैं। लोगों के घरों में दीवारें फैलांग कर पुलिस दाखिल हो रही है, उनके बेडरूमों में लोगों को उठाकर उनकी खवातीन को जेलों में डाला जा रहा है। और फिर एक मुकदमे, देखें, फिर एक मुकदमे से बेल होती है, दूसरे मुकदमे में नामजद कर दी जाता है, फिर तीसरे मुकदमे। अब आपने कहीं देखा कि मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ इस वक्त, टाइम क्या हुआ है जी? टाइम हुआ है जी 6 बजे। तो मुझे कोई मेरे ऊपर FIR दर्ज कर दे कि तुम कराची भी 6 बजे बैठे हुए, तो तुम लाहौर भी बैठे हुए थे, बहुत सारी FIRs जो एक टाइम के ऊपर, तो रूह तो नहीं है ना कि हर जगह पे पहुंच जाती है। तो वो सारे मुकदमे बोगस झूठे हैं, जो सब लोगों को पता है। अदालत हुक्म देती है कि आपने मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं करना,
प्रोटेक्शन देती है फिर भी गिरफ्तार कर लिया लेकिन आप चले, आपको ऑब्जेक्शन कुछ लगा तो आप उसको तो मैं वही गुजारिश अमेंडमेंट के साथ दोबारा कर सकते हैं, दाखिल कर सकते हैं। देखें वो ये कहते हैं जी कि ये मफाद आमा का केस ही नहीं नहीं है, ठीक है, तो क्या ये मतलब केस ना ही नहीं समझें, है? आपको तो उम्मीद नहीं है अब आपको? ये करने की हमें लेटर लिखने की जरूरत ही नहीं पड़नी थी, और हमें क्यों जरूरत? अब बात यह है कि मीडिया के ऊपर पहले ये बात चल चुकी थी कि इस तरह का लेटर जो है इमरान खान साहब की तरफ से लिखा गया है, तो उन्होंने जवाब तो देना था, उनकी मेहरबानी। अगर कोई आम बंदा लेटर लिखता तो शायद उसके ऊपर जवाब भी ना दिया जाता। तो उनका शुक्रिया है कि उन्होंने जवाब दिया, लेकिन जवाब हम ये चाहते हैं कि इस वक्त इमरान खान अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, वो कह रहा है कि इस कौम को आप इंसाफ दें, इस कौम के साथ जो ज्यादती हो रही है, इस मुल्क के अंदर जो जमहूरियत के ऊपर हमला है, इस आवाम की जो तजलील की जा रही है, तौहीन की जा रही है, इसके ऊपर एक्शन लें। और हमारा इंटरनेशनली बड़ा इंप्रेशन बड़ा गलत पड़ रहा है कि लोग कैसे वो कहें जिस मुल्क के अंदर इस तरह की आइन की जो है वो खिलाफवर्जी होगी, तो आप बाहर जाएंगे, आप बैनुल अक़वामी तौर पे अब इस मामले को उठाएंगे? पहले हमने कुछ सुना था कुछ अर्सा पहले, नहीं अभी मेरी इतला के मुताबिक तो कोई ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि उस वक्त अगर कोई ऐसी बात वो फैलाई गई थी या हुई थी या नहीं हुई थी, उसके ऊपर आपने देखा कि इन्होंने सब ने मिलकर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि अपनी अदालतों पे एतमाद नहीं भाई। हम यही गुजारिश करें अपनी अदालतों को कि नोटिस लें, ये बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, और ये कब तक सिलसिला जारी रहेगा? पाशा साहब, आपको लग रहा है पीटीआई को इंसाफ मिलेगा? वो कह रहे हैं बहुत ज्यादा ज्यातियां हो गई, उनके वर्कर्स जेलों में है, जनाजों पर नहीं पड़ा जारी है, बिल्कुल जो चीजें रिपोर्ट हो रही हैं। और प्लस इमरान खान, आपको लग रहा है इस सारे सिनेरियो से अब वो माइनस हो गए, जो -1 की बातें हम सुनते रहे? देखिए, फॉर द टाइम बीइंग तो इमरान खान माइनस हो गए, और उन्होंने उनका जो है वो अब चेयरमैन नहीं रहे, और उनके नामजद करदा चेयरमैन गौर अली खान साहब बन गए। और जो जिन लोगों की ख्वाहिश थी कि इमरान खान साहब को माइनस करना, उन्होंने कर दिया। फिलहाल जब तक वो तोशाखाना केस में उनकी सजा सेट असाइड नहीं होती, वो माइनस ही रहेंगे। आपको याद होगा कि इससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब का भी ये हुआ कि उनको जब सजा हुई तो उनको अपनी पार्टी की आदत से के ओहदे से भी फारग होना पड़ा। तो यही अंदर भी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वर्कर्स बहरहाल बड़े मासूम होते हैं, और वर्कर्स का कोई इस तरह कसूर नहीं होता, और अगर जिनका कोई केस बनता है जमानत का, उनकी जमानत होनी चाहिए, और बिला वजह उनको बंद रखना और उनको फेयर ट्रायल का चांस ना देना, ये बड़ी ज्यादती है किसी भी सियासी जमात की है, चाहे वो पीटीआई के हैं या आज से 3.5 साल पहले नून के थे, पीपल्स पार्टी के, सारे इसी में। अब सिर्फ मसला ये है आसमा कि दायरों में हम घूम रहे हैं, दायरों में सफर हमारा जारी है, और मंजिल हमें नजर नहीं आ रही कि हमारी मंजिल कौन सी है। और यही मसले मसाइल सारे के सारे हमारे सर, ये दायरों की सब बात करते हैं। हमने राजा परवेज अशरफ साहब का इंटरव्यू किया, वो भी ये कह रहे हैं कि दायरों में घूमते जाते हैं और वही घूम फिर के चीजें हमारे आगे आ जाती हैं। लेकिन सर, सबक नहीं कोई सीखता, तारीख से तो देखे सबक कोई नहीं सीखता। तो ये फिर सियासतदानों की अपनी नाअहली हुई ना। कहता हूँ जी बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि ये आज ये अपोजिशन में है, कल इन्होंने फिर इक़्तिदार में आना है। आज के इस वक्त ये सबक सीखे। मेरा, और इससे पहले नून इस पोजीशन में थी जो आज जिसमें ये गुजरे हैं, और आज वो इक़्तिदार में आ रहे हैं, उन्होंने भी सबक नहीं सीखा। तो मैं समझता हूँ कि ये वक्त है कि कम से कम सियासतदान सोचे, और इसमें खिसारे में सियासतदान ही रहेंगे हर हाल में। सही, बिल्कुल, सारा हमेशा इन्हीं का इन्हीं का जाहिर बात है, मामला भी घूम फिर के इन्हीं के गिर्द आता है। पर जो तो सब आपकी मुलाकातें होती रहती हैं खान साहब से, तो वो क्या कहते हैं? क्या ये जो तवील तरीन जो जंग है, और जो भी जाहिर बात है मुकदमात हैं, एक तवील फहरिस्त है, तोशाखाना में आपको क्या रिलीफ मिलेगा, ना अहलियत ख़त्म हो गई, तो क्या कहते हैं वो? कुछ कॉन्फिडेंट हैं इलेक्शंस के हवाले से? देखिए, पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब जो हैं बिल्कुल जो है वो इलेक्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब तमाम इसमें भरपूर तरीके से तैयार हैं। और जो कैंडिडेट्स के हवाले से अगर बात की जाए या कोई हल्के में आगे जाने के हवाले से लाए अमल की बात की जाए तो वो हर तरह से तैयार है। लेकिन इस वक्त मसला ये है फील्ड का, एक तरफ मुकम्मल फील्ड हासिल है और एक तरफ फील्ड ही नहीं है। और इमरान खान साहब ने पहले भी ये बड़ा वाज़ह तौर पर मुलाकात में कहा कि ये लंदन एग्रीमेंट के तहत जो है लाडला जो है उनको लाया गया, और वो इसी तरह से आए। मुल्क के अंदर आपने देखा कि बादशाह सलामत पूरे मुल्क में प्रोटोकॉल जैसे उनको मिला है।
और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रैश करना, इमरान खान को अंदर डालना, अपने केसेस इनके ख़त्म करवाना, तो ये सारी चीज़ें लंदन एग्रीमेंट का हिस्सा था। तो अब वो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इसीलिए बार बार ये ख़त भी लिखे जा रहे हैं और यही इस्तदा जो है इलेक्शन कमीशन से भी हमने की है। बेशक उसने गैर आइनी काम किया, पंजाब और KP में इलेक्शन नहीं करवाया, लेकिन क्योंकि इलेक्शन जो है करवाने तो इलेक्शन कमीशन ने, तो हम अब ये तो नहीं कह सकते। अब अगले दिन एक साहब कह रहे थे कि आप तो चीफ जस्टिस जो हैं मौजूदा उनके खिलाफ थे और आपने रेफरेंस भेजा था और इस तरह की बात कर रहे थे, तो आपने बेसिकली जो भी हो, अगर आपके किसी के साथ, अब उमर फारूक के सामने हम पेश होते हैं क्योंकि वो केस जब लगाते हैं तो फिर पेश होना पड़ता है, एतराज भी करते हैं, उसके बावजूद वो जब रखते हैं पास तो हम फिर उसका क्या हाल होता है, तो वो एक उनका फॉरम है, हमने जाना है, करना भी इलेक्शन कमीशन के पास, लेकिन अभी तक कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहा। हर जगह के ऊपर रुकावट डाल दी जाती है, हर मौके के ऊपर हमारे ऊपर कोई ना कोई कदगन होता है, तो ऐसे कैसे आप कहेंगे कि इलेक्शन जो है वो फेयर एंड फ्री होंगे? पाशा साहब, ये जो फेयर एंड फ्री इलेक्शन की बात हो रही है और मियां साहब का जिक्र होता है, तो आपको लग रहा है उनकी ना अहलियत है? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ताहयात ना अहल, हालांकि नून लीग शायद वो इलेक्शन एक्ट का सहारा लेने की कोशिश करती है, तो आपको लग रहा है इलेक्शन सर पे हैं और ये इधर डील का जिक्र करते हैं, लंदन प्लान का जिक्र करते हैं, तो मियां साहब की ये ना अहलियत वाला मामला कहाँ जाके रुकेगा? मैं समझता हूँ कि नाअहली वाला भी मामला मेरा ख्याल है ठीक ही हो जाएगा। अच्छा। और वो इलेक्शन लड़ेंगे। उसकी वजह ये है कि 2 केसेस हैं, एक में तो वो पहले बरी हो चुके, दूसरा जो है वो अभी 7 तारीख को फिक्स हो गया है मेरा ख्याल है। और सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है जिसके पास वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास, या वो नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करेंगे तो उन पे ऑब्जेक्शन आ जाएगा जिनके लाइफ टाइम है। और 62(1)(f) में कहीं भी ये नहीं है कि कोई बंदा भी लाइफ टाइम के लिए नाअहल होगा। और उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने जो इंटरप्रिटेशन की आइन की 62(1)(f) की, वो मैं समझता हूँ बड़े अदब के साथ कि वो ठीक नहीं थी, और क्योंकि पूरे आइन में लाइफ टाइम नाअहली का जिक्र नहीं है। लेकिन ठीक है, लेकिन बुनियाद पे वो कोर्ट अपने फैसले को रिवर्स कैसे करेगी? क्या वो उस तरह का अपील का इख्तियार मिलेगा? वो हो जाएगा? हाँ नहीं, अपील का इख्तियार नहीं मिलेगा। 5 रुकनी बेंच ने किया, 6 रुकनी बेंच उसको अनडू कर सकते हैं। अच्छा, कोई मसला नहीं, ये तो मामला सादा है। तो एतजाज एहसन साहब तो कहते हैं इसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत है, ये कोर्ट अपने फैसले को इस तरह रिवर्स नहीं करेगी। साहब के साथ माजरत के साथ आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है। आइन में अगर 62(1)(f) में ये लिखा होता कि लाइफ टाइम नाअहली होगी, फिर आइन में तरमीम की जरूरत है। और अगर उसमें नहीं है तो फिर आइन में तरमीम की नहीं, वो जजमेंट जो है वो आ रही है, जजमेंट में वो उसको सुप्रीम कोर्ट खुद जो है वो कर सकती है। आपको लग रहा है ऐसा हो जाएगा? हालांकि सर वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो था उसके फैसले में तो इख्तिलाफ किया था जजेस ने, ऐसा नहीं कोई रिलीफ दिया, क्योंकि नून लीग को लग रहा था वहां से रिलीफ मिल जाएगा। नहीं, वो एक शिक का था कि उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, उसकी हद तक तो वो बिल्कुल ठीक है, हम भी उसको बिल्कुल कहते हैं कि वो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने वो ना दे के ठीक की है। बाकी जो है, जो मियां साहब की नाअहली है, मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ही अनडू करेगी और कर सकती है। अच्छा। उसी के पास ही अल्टीमेटली मामला जाएगा और मियां नवाज शरीफ फिर इलेक्शन लड़ पाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। चले जी, मियां साहब इलेक्शन लड़ेंगे और आपके कायद जेल में होंगे, और पहली बात तो ये है तो हिसाब बराबर हो जाएगा 2018 और 2024 का। नहीं, देखें, पहली बात तो ये है कि ये 62(1)(f) का जो हवाला दे रहे हैं पाशा साहब, मेरी उसके ऊपर बड़ी राय डिफरेंट है। और ये राय जो है डिफरेंट इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ने ये फैसला दिया हुआ है, और ये इमरान खान की हुकूमत से पहले का फैसला है। कोई इमरान खान की दौरे हुकूमत में कोई ऐसा नहीं हुआ कि अदलिया के ऊपर प्रेशर डाल के उस पे नाअहल किया था। और 62(1)(f) के तहत जब सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह कर दी, ठीक है, कि ये ताहयात नाअहल हैं, तो फिर इलेक्शन एक्ट के अंदर बाद में उससे पहले नहीं, बाद में तरमीम करके अभी तरमीम करके उस चीज का फायदा लेने के लिए, ये देखें ना, बदनीति आप देखें कि इमरान खान को कैसे हटाया गया, ठीक है जी, साइफर के बदले में, और उसके अंदर क्या क्या हुआ, इलेक्शन एक्ट के अंदर तरामीम, नैब जो उसके अंदर तरामीम, अपने केसेस खत्म, और बाकी जितना आपने देखा कि इमरान खान के ऊपर केसेस बनाकर अंदर डाला गया, तो ये पूरी कौम जानती है। तो इस तरामीम से उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म नहीं किया जाता। पाशा साहब कह रहे हैं ना, अनडू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। 5 रुकनी का फैसला था, 7 का शायद
अनडू कर दें? देखें वो तो अब देखें जाएगा ना, लेकिन बात यह कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी आपने देखना है और वो बड़ा वाज़िया तौर पर है कि जिस वक्त ये नायल किया गया था उस वक्त उस आइन की तशरीह करके जो है सुप्रीम कोर्ट ने नायल किया और बाद में अभी आकर अमेंडमेंट हुई है तो उसका उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जी पाशा साहब आखिरी बात जी फरमाइएगा सर। जी मैं सिर्फ एक बात करूंगा, आइन की किस आर्टिकल में ये लिखा है कि किताहयात नायली लाइफ टाइम होगी? अगर तो किसी में लिखा है फिर पंजोथा साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, आइन में तरमीम होनी चाहिए, और अगर नहीं लिखा तो फिर आइन में तरमीम की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ मैं बड़ी छोटी सी बात की बिल्कुल स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं ये समझता हूँ कि आइन में तरमीम तभी होगी अगर उसमें लाइफ टाइम लिखा है कि जी लाइफ टाइम के बजाय 5 साल करना है, तो फिर तो हो ही नहीं सकती चूंकि 2/3 में। लेकिन आइन में किसी एक शिक में ये चीज नहीं लिखी, पता नहीं कैसे आइन की तरमीम की बात की जा रही है। आई एम वेरी स्ट्रेंज। आइन के अंदर क्या ये लिखा है कि 5 साल है? नहीं अभी तो कर दिया ना 62 आइन के अंदर तो नहीं कर दिया, पहले तो इससे 62 आइन के अंदर नहीं किया, बताएं जी पाशा साहब। जी आइन में नहीं है, इलेक्शन एक्ट में आप 5 साल आ गए, लेकिन आइन में लाइफ टाइम नहीं लिखा हुआ, लाइफ टाइम का जिक्र नहीं है उसका कह रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ एक और बात, जी मैं एक और बात करना चाहता हूँ। जी इनके लीडर के सबसे पहले बेनिफिशियरी इमरान खान साहब होंगे इस इलेक्शन जी। वो घड़ी जो पैसों से खरीद कर जनाब 3 गुना ज्यादा पैसे दी गए, उसके ऊपर जिस तरह से नायल किया गया और गाड़ियां चोरी करके, ठीक है, उसके ऊपर कोई केस नहीं, ना करें। पूरे मुल्क को 3 अदवार दिखा गए। पाशा साहब क्या कर रहे हैं, किसकी आप फेवर ले रहे हैं, किसको एल करके जनाब फिर भगौड़े को ऊपर नाफिज करना चाह रहे हैं, क्या हो गया? आसमा मैं एक बात करता हूँ, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, मैं ये ले रहे हैं सर, अब ऐसे ना करें। वो अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, वो अपनी ओपिनियन दे रहे हैं शरीफ के हक में और इमरान खान के खिलाफ। चले वो उनका ओपिनियन है, आप चले सुन लें, हम एहतराम करते हैं सबके ओपिनियन का जरूर। जी जी इनको सजा गलत हुई है सही हुई है, ठीक, इनको सजा गलत हुई है या सही हुई है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट इस वक्त सजा तो है ना या नहीं है, मुझे बताएं। बिल्कुल है, बिल्कुल है, गलत है सही है, सजा है, सजा है, तभी तो उन्होंने गौर खान को चेयरमैन नामजद कर दिया सर, वरना तो वो सजा सस्पेंड होगी। ये ऑर्डर अभी बाकी है, इंशाल्लाह वो भी होता, लेकिन यहाँ पर महफूज फैसले कर लिए जाते हैं। और बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कुछ अंदरूनी सियासत के हवाले से, और हमने दानियाल अजीज साहब को सुना और एहसन इकबाल साहब को भी सुना। दोनों के दरमियान कुछ इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं और पार्टी की जानिब से शो कॉज नोटिस भी दे दिया गया दानियाल अजीज साहब को। अंदरूनी इख्तलाफात क्या हैं? जैसे दानियाल अजीज साहब को हमने सुना, वो ये कह रहे हैं कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ थी उनका काम था महंगाई को कंट्रोल करना, और प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंडर ये सारे मामला आते थे जिनको हेड कर रहे थे उस वक्त एहसन इकबाल साहब। इसी पर मजीद बात करेंगे और बाकी उनकी जुबानी सुनेंगे कि मामलात क्या हैं और फिर शो कॉज नोटिस की वजह क्या बनी। इस पे मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे दानियाल अजीज साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, साबिक चेयरमैन भी रह चुके हैं NRB के। परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में ये एक इदारा बनाया गया था, ज़िलई जो हुकूमतें थी उस पर मुश्तमिल था। तो सर आपको वेलकम भी कहते हैं, बड़े तवील अरसे बाद आपसे बात हो रही है और आपके काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ भी रहे, उम्मीद करते हैं अब आप खैरियत से होंगे। तो ये जो शो कॉज नोटिस जारी हो गया, पहले तो ज़रा इसकी बता दें, क्या पार्टी के अंदर आप लोग इख्तलाफ राय बर्दाश्त नहीं किया जा सकता? कोई भी रुकन दूसरे पे बात करे तो क्या उसको शो कॉज नोटिस जारी हो जाता है? जी मैंने तो शो कॉज नोटिस नहीं देखा, जब आएगा मेरे पास मैं उसको पढ़ लूंगा, उसको देख लेंगे। लेकिन जो असल मौजू है आप उसके ऊपर आए, जो महंगाई का इशू है, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम अब मजीद महंगाई बर्दाश्त नहीं कर सकती और पाकिस्तान में रिकॉर्ड महंगाई हुई है। ये एहसन इकबाल की सरबराही में इस प्राइस कंट्रोल की जो जिम्मेदारी थी, तो अगर ये नहीं कर पाए हैं तो इसमें आइंदा मुस्तकबिल के लिए हमें एक लाएअमल चाहिए जो कि पुख्ता हो और यकीन दहानी कराए अवाम को कि हम इसमें बेहतर कारकर्दगी करेंगे। ये सारी बहस है, इसके ऊपर आप बात करें। ठीक ठीक। शो कॉज नोटिस पे आप कुछ कमेंट मेरे सामने है, क्योंकि उस पर मैं उस पर ज़रूर आगे आऊँगी। उस पर उन्होंने कहा है कि आपने पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी नहीं की, पार्टी की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की और पार्टी का जो क़यादत का जो फोरम है उस पर आप अपनी शिकायत पेश करते। तो आपसे तकाजा है कि आप पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी करें, ऐसे बयानात से मुकम्मल एतराज़ किया जाए। और ये सदर पंजाब मुस्लिम लीग नून जो हैं राना सनाउल्लाह, उनकी तरफ से जारी हुआ है। तो सर आप कुछ इस पर कहेंगे क्या?
मैंने तो ये नहीं देखा, जैसे मैंने आपको कहा है, असल बात महंगाई की है। ठीक उस तरफ हम आते हैं। चलें, बिल्कुल जरूर। मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब मुझे अच्छी तरह जानते हैं, और मैं जिसने हंस के अपने 5 साल की नाअहली काटी है जमात के लिए, मैं क्यों उस जमात को नुकसान पहुंचाऊंगा। खैर वो एक अलग बात है। मैं जो हूँ, मेरी तबीयत ऐसी है कि मैं नरमी और दलाइल को बहुत अच्छी तरह रिस्पॉन्ड करता हूँ। इस तरह के जो राना सनाउल्लाह या राना एहसन इकबाल के जो नोटिस हैं, ये मैंने तो नहीं देखा। जब आएगा मेरे सामने तो मैं फिर उसका जवाब दूंगा। चलें जरूर। तो ये महंगाई की जो वजह बनी, आपने कहा कि कमेटियां हैं, और जो उस वक्त कोई पुरानी एक प्रेस रिलीज भी उसका हवाला दिया, वो भी हम स्क्रीन पे चलाएंगे कि कैसे उस वक्त उन्होंने हेड किया। तो क्योंकि हमने एहसन इकबाल साहब को सुना तो वो ये कह रहे हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं थी कि मैं महंगाई को कंट्रोल कर पाता। तो जरा हमारे नाजरीन को भी बताएंगे इस हवाले से क्या। जी, इसमें मैं कोई पास से तो नहीं बना रहा। एहसन इकबाल साहब बिल्कुल जिम्मेदार थे। उस जो नेशनल प्राइस कंट्रोल और मॉनिटरिंग कमेटी है, उसकी बाकायदा मैंडेट है, बाकायदा ये उसकी मीटिंग्स चेयर करते रहे हैं, ये इकदाम देते रहे हैं जो भी इनको सूझबूझ थी, जितनी भी थी, और उसकी नतीजे में पाकिस्तान में 40% कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स चले गई, और उससे ऊपर सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स चले गई। और उसमें आज ये कह देना कि जनाब मेरा ताल्लुक ही कोई नहीं था, तो शायद ये अगर प्रेस रिलीज उनके सामने आ जाए, जो उन्होंने मुतादिद मीटिंग्स की इसके बारे में, जो इकदाम दिए, अगर उनको दिखाए जाए, शायद उनको याद आ जाएगा कि ये आपकी जिम्मेदारी थी। ठीक, इसमें मुझे कहने की जरूरत नहीं है जी। इनकी अपनी वेबसाइट पे आप चले जाएं, उसमें ये जो सारी मीटिंग्स, ये प्रेस रिलीजेस अखबारों में छपा है, सारी दुनिया को पता है। अब नाकस कारकर्दगी और पाकिस्तान की अवाम को इतनी सख्त महंगाई का सामना करने में वो अपनी तरफ से मतलब लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं, ये तो मेरे ख्याल में बड़ी ज्यादती है। कम अज कम ये शेवा नहीं होना चाहिए जो इतने सीनियर लेवल पे हैं। अगर इन्होंने ये सारा कुछ किया है तो उसकी अब ओनरशिप भी लेनी चाहिए, क्योंकि ये तो सारी रिकॉर्ड की बात है। मैं पास है तो बना नहीं रहा। सही। और अगर ये समझते हैं कि इस प्राइस कंट्रोल कमेटी का कोई असर रसूख नहीं था, जो ये मामला दरकार कर सकते थे, अवाम का महंगाई में कोई रिलीफ दे सकते थे, तो फिर ये वहां पर क्यों मीटिंग्स करते जा रहे थे और क्यों ये इकदाम सारे कर रहे थे। फिर जो असल बात है, अगर इनको अभी याद आ रही है, तो 16 महीने क्यों उसके ऊपर उन्होंने मुंह बंद रखा और ये बात नहीं की। किधर की वो सारी चीज? अवाम तो पिट रही है, अवाम तो मर रही थी, तो ये इनकी जिम्मेदारी थी। अगर फर्ज करें ये पीटीआई की जिम्मेदारी थी, तो इसकी इनको इंक्वायरी करनी चाहिए। यकीनन मैं समझता हूँ कि पीटीआई ने की, इसकी उनकी जिम्मेदारी थी। वो तो मैं बात बताऊंगा जब आने वाले दिन आएंगे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये तो अपना जवाब देना कि इनकी कारकर्दगी क्या रही है। ठीक, तो आप तो चले उनकी कारकर्दगी के हवाले से बात करें, लेकिन जो अंदरूनी क्या कहा जा रहा है, कुछ इख्तलाफात हैं। कोई नारोवाल जिले में, जैसे कि आपकी जानिब से शायद ऐसा कहा गया, या कुछ ऐसी खबरें आई कि वो अपने बेटे को पीपी चवन का वहां से टिकट देना चाहते हैं, और वो आपके हवाले से कह रहे हैं कि अवैस कासिम कोई कैंडिडेट हैं, वो कह रहे हैं जी पिटे हुए कुछ घोड़े हैं जिनको वो टिकट दिलवाना चाहते हैं। तो अंदरूनी कोई ये खलफशार है, इसकी कुछ वजाहत फरमाएंगे सर? मैं आपको ये कहता हूं कि एहसन इकबाल साहब या कोई भी शख्स मुझे वो दिन बता दे कि मैंने किसी की सिफारिश की हो किसी भी टिकट के लिए। सही। जैसे ये कह रहे हैं कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं था महंगाई के कंट्रोल के ऊपर, जबकि ये सारी मीटिंग्स खुद चेयर करते रहे, इसी तरह से ये भी बात कर रहे हैं। मैंने तो नहीं किसी की सिफारिश की, अगर की है तो वो बता दें, वो दिन बता दें, वो नाम बता दें। तो ये उन्होंने प्रोग्राम्स में इस चीज़ का इजहार किया। लेकिन ये जो 16 महीने की हुकूमत की जो कारकर्दगी थी, वज़ीर आज़म आपके शहबाज शरीफ थे, इत्तेहादी थी पीपल्स पार्टी और पीडीएम की 13-14 जो जमातें साथ इसमें मौजूद थी, तो आप समझ रहे हैं कि ये 16 महीने की जो हुकूमत की कारकर्दगी रही पीडीएम की हुकूमत की, तो इसका बोझ कौन उठाएगा? नून लीग उठाएगी, एहसन इकबाल उठाएंगे, या पीपल्स पार्टी के पलड़े में जाएगा? देखें, एहसन इकबाल साहब अगस्त में इस मीटिंग के इस नेशनल प्राइस कंट्रोल के चेयरमैन बनाए गए। उस वक्त से लेके तो आज तक पाकिस्तान में रिकॉर्ड महंगाई हुई है। तो जाहिर बात है हम इन्हीं से पूछेंगे कि जी आप कहाँ थे, आप क्या कर रहे थे उस वक्त, क्यों नहीं आपने इस चीज के ऊपर प्रचार किया? अगर इनके दिल के करीब अभी ये समझ आ रही है उनको कि पीटीआई ने किया है, तो उसकी इंक्वायरी करते, वो अवाम के सामने लाते, को व्हाइट पेपर शाया करते, बताते अवाम को। तो ये टोटल कम्युनिकेशन फेलियर है हमारी इन्फॉर्मेशन का भी और इनका भी। ठीक, तो लेकिन फिर ऐसा क्या होगा दानियाल अजीज साहब, क्योंकि आपने ये पॉइंट उठाया, वैलिड पॉइंट उठाया कि जी उनकी जिम्मेदारी थी, उनके अंडर ये कमेटीज आती थी और महंगाई को कंट्रोल करना था, लेकिन आपने जब ये बात उठाई आपको शो कॉज नोटिस दे दिया गया। जी आपने सुना दानियाल अजीज साहब, वो कह रहे हैं उनको दुख हुआ कि आप इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करेंगे। जी क्या कहेंगे इस पे? मैं समझता हूँ कि इतनी सीनियर पोस्ट पे रहकर तो इस तरह की
जो सरियन जो है हकायक के खिलाफ बात है उनको नहीं करनी चाहिए थी। वो बिल्कुल इसके चेयरपर्सन थे, बिल्कुल इसकी जिम्मेदारी थी, बिल्कुल ये मीटिंगें करते रहे हैं, रिकॉर्ड आपके सामने है। जी जी। तो इसमें आप मुझे बताएं, अगर इतना सीनियर शख्स जो है वो बिल्कुल अपनी जिम्मेदारियों से मतलब कासर हो जाए और अपनी कारकर्दगी का जवाब भी देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि सब रिकॉर्ड का हिस्सा है, हुकूमत पाकिस्तान का रिकॉर्ड है, ये मैंने तो नहीं बनाया। आप इनकी वेबसाइट पे जाके देख लें, वहां पर तमाम जितनी मीटिंग्स इन्होंने की हैं उसकी प्रेस रिलीजेस मौजूद हैं, उस कमेटी का मैंडेट मौजूद है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, वहां पर ये प्रेजेंटेशंस लेते रहे हैं। ये केले और टमाटर और प्याज तक तो इन्होंने जाके तहकीकात की हैं और उसमें इकदामात इनके लिखे हुए हैं। अगर इनके इकदामात यही थे कि पाकिस्तान में रिकॉर्ड महंगाई हुई है तो फिर ये तो इनकॉम्पिटेंस है। सही। तो ये पार्टी के अंदर आपने मामला उठाया इस हवाले से पहले, या फिर डायरेक्टली आप मीडिया पे ही पहले आके आपने बात की? मैंने लातादाद दफा इन्फ्लेशन की बात अपनी जमात से की है, बार बार की है, चीख चला के की है, हर फोरम पे की है। ठीक, तो आपकी जमात इख्तलाफ राय को बर्दाश्त नहीं करती क्या? क्योंकि आपने उनके बारे में बात की, वो उनके साथ खड़े हैं और शो कॉज आपको जारी हुआ, तो क्या आपकी जमात के अंदर कोई इतना बर्दाश्त का कल्चर नहीं है कि कोई भी कैंडिडेट, कोई रुकन, कोई सीनियर रहनुमा किसी हवाले से बात करता है तो क्या उसको वाकई शो कॉज दे दिया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ कड़ियां मिली हुई हैं तो उनकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, क्योंकि जो नाअहली है और हकायक के ऊपर मुबनी जो तनकीद है। और देखें, मेरा मसला ये नहीं है कि इन्होंने क्या किया, मसला ये है कि आगे क्या होना है। तो अगर हमारी जमात ने इसी तरह की कारकर्दगी दिखानी आगे महंगाई के ऊपर, और इन्हीं लोगों ने बजाय कि इस चीज का एतराफ करें कि ये गलती थी और अवाम पिस रही है और उसका कोई बेहतरीन हल निकालें हम, अगर इनके पास नहीं है तो जमात में बहस करवा लें, उसका पता चल जाएगा। और अगर इस पे बात ही नहीं करना चाहते और हल भी कोई सामने नहीं आ रहा तो पीटीआई और पीपल्स पार्टी की तो मैं बात आगे जाके करूंगा। उन्होंने जो कुछ किया पाकिस्तान में वो भी बेमिसाल है, लेकिन नून लीग का तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड था महंगाई के हवाले से। हर नून लीग की हुकूमत जो माजी की रही है उसमें महंगाई पाकिस्तान की सबसे कम सतह पर रही है। तो ये एहसन इकबाल साहब चेयर बने हैं कमेटी के और ये देखें क्या हुआ है। तो अगर ये समझते हैं कि ये वजह नहीं थी महंगाई की और इनके पास कोई और वजह है तो फिर उन मीटिंग्स में ये कर क्या रहे थे? तो ये जो आप बार बार पॉइंट उठा रहे हैं बिल्कुल महंगाई के हवाले से, और वो जिम्मेदारी आप कह रहे हैं उनकी थी, लेकिन अभी जो मैं क्योंकि माजी के रेफरेंस का अगर कुछ हवाला दूं, आपने देखा मिफ्ता इस्माइल ने कुछ डिसएग्री किया माशी पॉलिसीज पे, उनको साइडलाइन कर दिया गया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कुछ नजरियाती बुनियाद पे, कुछ बयानिए पे क्रिटिसिज्म किया, वो भी पार्टी से साइडलाइन हो गए। आप तीसरे आप शख्सियत हैं जो PMLN के अंदर से अपनी पार्टी के कुछ अहम रुकन के हवाले से बात कर रहे हैं, तो आपको भी इस तरह के नोटिस जारी कर दिए गए, तो आपको क्या लग रहा है? मैं फिर वही बात करूंगी, बर्दाश्त का कल्चर नहीं है लगता है हमारी जमहूरी पार्टीज के अंदर। मुझे आप मिफ्ता इस्माइल या शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ तस्बीह मत करें। उसकी वजह यह है कि उन्होंने तो पाकिस्तान के मसाइल के हल ढूंढने के लिए मुख्तलिफ शहरों में जाके मीटिंगें वगैरह की थी। मैं तो अपनी जमात से मुखातिब रहा हूँ। ठीक, तो अभी जो एहसन इकबाल साहब फरमा रहे थे कि आप बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जुबान बात करें, तो कहीं वो इशारा ये तो नहीं कह रहे थे कि आप कहीं पीपल्स पार्टी में तो नहीं जाने वाले, कि इस तरह की आप बात करें? नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। पीपल्स पार्टी के ऊपर मेरी इससे सख्त तनकीद होगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है उनके हर दौर में महंगाई सबसे बुलंद सतह पर रही है। ठीक, तो वो किस मुंह से बात कर रहे हैं कि नून लीग के बारे में कि ये महंगाई की जमात है, इस तरह की बात है। लेकिन हमें तो चाहिए अपना अंदर कथारसिस करें और इसका कोई बेहतरीन हल निकालें। चले, बिल्कुल बेहतरीन हल निकलना चाहिए, और पाकिस्तान की आवाम की आवाज है, महंगाई का इशू है, और यही देखें इशू अगले इलेक्शन में डिस्कस। वैसे मैं आपको बताऊं, मैं आपसे भी थोड़ा सा मीडिया से ये दरखास्त करूंगा, देखें ये सीजन है, ये जो 200 सफ़े के मंशूर आ जाने हैं और उनमें हर चीज़ दब जानी है, ये बात नहीं है। इशू जो पाकिस्तान का इस वक्त नंबर 1 इशू महंगाई है, तो इसके ऊपर आप लोगों को भी एक सख्त सवालात करने पड़ेंगे, उगलाना पड़ेगा इनसे, उगलना पड़ेगा इनको कि आप बताएं जो बिलीवेबल क्रेडिबल प्लान है आपका महंगाई का खात्मे के लिए, वो क्या है? क्या हम तो रोजाना सवाल करते हैं, बस जब सवाल होता है तो वो पिछली हुकूमतों पे मलबा गिर जाता है कि उनकी पॉलिसीज थी तो IMF पे चले गए, उनकी पॉलिसीज थी तो नहीं, आप फ्यूचर की बात करें ना जी। कहाँ है वो प्लान्स? बताएं ना जी, हमें भी, मुझे भी पता चलना पीपल्स पार्टी का या PTI का क्या मंसूबा बंदी है इस हवाले से। या ये भी वो बस कहना है कि मैंने टीवी पे डॉलर का रेट देखा और मुझे कहा गया कि जनाब ये ठीक नहीं है, तो मतलब इस तरह की बात होनी है कि मैं आलू टमाटर की कीमत
बनाने नहीं आया था यहाँ पर वजीर आजम बनने, ये इमरान खान साहब के बयान थे। जी जी जी। तो अभी आपको क्या लग रहा है, आप अभी जब इलेक्शन में जाएंगी तमाम सियासी जमातें, तो अवाम तो जरूर एहतसाब किस्म के सवाल करेंगे कि हमारे लिए क्या किया, क्योंकि लोगों को ये मैटर करता है कि दाल, सब्जी, आटा, चावल, चीनी उनको सब्सिडाइज रेट पे मिले, जो कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस तरह नहीं होता। तो ये जब सवाल किए जाएंगे तो क्या आपको लग रहा है, एक तो बात ये होगी कि इलेक्शन वक्त पे होंगे नहीं होंगे, या ये माशी पॉलिसीज और ये इश्यूज आड़े आ जाएंगे क्या? ये तो जैसे जैसे हम आप आगे चलते हैं तो मैं आपको इसका हल भी बताऊंगा कि ये महंगाई क्यों हुई, इससे कौन मुस्तफीद हो रहा था, और इसके खात्मे का तरीकाकार क्या है। ठीक। मैं देखें, मुझे तो दूसरी जिंदगी मिली है, अल्लाह ताला ने शायद इसीलिए दी है, बल्कि मैंने ये अहद कर लिया है कि मैंने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जिहाद करना है, चाहे जो भी हो। मैं तो वैसे ही मार के बचा हुआ हूँ, मुझे और क्या कर लेना किसी ने। बिल्कुल। तो इस सिलसिले में अगर आपको पार्टी आइसोलेट कर देती है, साइड पे कर देती है, फिर क्या करेंगे? आजादाना तौर पे आएंगे आप मैदान में? मेरे ख्याल में ये पार्टी अपना नुकसान करेगी अगर इस तरह का कोई इकदाम करेंगी तो। तो आपको उम्मीद है कि आपकी बात सुनी जाएगी, कुछ सुनवाई होगी पार्टी सतह पे? मुझे नहीं पता, लेकिन देखें ये सारा काम हम करते हैं अवाम के लिए, और अगर अवाम जो है वो पिस रही है, मर रही है, तो हम इसमें खामोश बैठ के कहें कि जी बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, तो ये कोई तरीका नहीं है। आई एम सॉरी, ये तो फिर हमें ये काम ही छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल, जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके साथ एक तवील प्रोग्राम हम बिल्कुल अलग से एक्सक्लूसिव करेंगे, और जो आप महंगाई के खात्मे की बात कर रहे हैं और जो तरजीहात होंगी, सिर्फ मेरे साथ नहीं जी, आप इनसे भी उगलवाएं। सही। ये जो आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लंबी लंबी तकरीरें करते हैं, इनको पूछें कि मुस्तकबिल में क्या करना है। जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन आइंदा हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो तो कह रहे हैं ना, मियां साहब आ गए हैं, वो उम्मीद की किरण है PMLN के, और वो वजीर आजम भी बनने जा रहे हैं, और पाकिस्तान को वो ठीक करेंगे, एक सही दोराहे पे ले जाएंगे, ये आपकी जमात कह रही है। तो उनको पूछना चाहिए ना जी, फिर रिकॉर्ड महंगाई क्यों हुई, इसकी तहकीकात क्यों नहीं हुई, और अगर ये यकीनन PTI ने किया है, जो कि की है, तो फिर वो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, वो इंफॉर्मेशन स्ट्रेटजी कहां थी कि हम उनको जिम्मेदार ठहरवाएं? अवाम तो हमें जिम्मेदार ठहरा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल अजीज साहब, सर आपने एक कीमती वक्त दिया, और आपकी तबीयत सेहत भी उस तरह से ना, आपने एक कॉज के लिए आप टीवी पे आए हैं, और वो ये कह रहे हैं इस हवाले से वो जरूर मैदान में उतरेंगे और अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।